हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर सीईओ जिनका नाम क्या है, जी राज किरण राय जी, इनको एनएबीएफ का एमडी नियुक्त कर लिया गया है। एनएबीएफ क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर फिनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये किसके रिकमेंडेशन पे इनको एमडी बनाया गया है? एफएसआईबी। हम लोग हाल ही में डिस्कस किए थे, जो बोर्ड बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है, इसको रिप्लेस करके एफएसआईबी बनाया गया है। इसका मेन काम क्या होता है? इस ब्यूरो का मेन काम होता है, कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी बैंक्स है, उसके डायरेक्टर, सीईओ, एमडी किसको अपॉइंट करना है, ये लोग रेकमेंड करते हैं। तो एफएसआई के रिकमेंडेशंस पे ही ये एमडी बनाया गया है एनएबीएफ का, किसको बनाया गया है? जी राज किरण राय जी को बनाया गया है, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ 5 साल तक रह चुके हैं और हाल ही में इनका रिटायरमेंट हुआ है, वहाँ से सुपर एनुएशन हुआ है एक तरह से बोला जाए तो। ये अगर बात करें तो एफएसआईबी का इनकॉर्पोरेटेड यानी कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, हम लोग हाल ही में डिस्कस किए थे, 1 जुलाई 2022 को हुआ था। और ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को एक तरह से क्या किया गया था, उसी को बोल सकता है रिवैम्प करके इसको एफएसआईबी का निर्माण किया गया था। तो एफएसआईबी का भी यही काम होगा कि जो भी फिनेंशियल बॉडी है, बैंक्स है, उसके चेयरमैन एमडी सीईओ को ये रेकमेंड करते हैं। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा जी राज किरण राय जी। नेक्स्ट है हमारा गति शक्ति विश्वविद्यालय रिसीव्ड टैग फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बेसिकली गुजरात के बड़ोदरा में एक नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है, इसको अपग्रेड कर दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। डैट मीन्स इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है और इसको अब दूसरे नाम से जाना जाएगा। उसको क्या नाम है? गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गति शक्ति मिशन चल रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट करने के लिए यहाँ पे एक तरह से इसको कोरिलेट करके यहाँ पे किया जाएगा। तो एक बिल था सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, जो कि 2009 में एक पास हुआ था। इसी के जरिए इस नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन जो कि गुजरात में है, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है और इसको किस नाम से जाना जाएगा? गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो स्टील्थ फ्रिगेट, जिसका नाम क्या होगा? आईएनएस दूनागिरी। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? हुगली रिवर, जो कि कोलकाता में हमारा आता है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। फ्रीगेट कहने का मतलब बहुत बड़े शिप को हम लोग फ्रीगेट बोलते हैं। तो आईएनएस दूनागिरी, इसको नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक्चुअली ये 17A प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है और ये चौथा शिप होगा जिसको यहाँ पे कोलकाता के हुगली नदी में इसको लॉन्च किया जा रहा है। इस सेरेमनी में आपके जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे अवेलेबल थे। दूनागिरी एक तरह से बोला जाए तो माउंटेन रेंज का नाम है, जो कि उत्तराखंड स्टेट में एक माउंटेन रेंज है, उसी का नाम दूनागिरी है। उसी के नाम पे इस सीप का नाम दूनागिरी रखा गया है। इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ किस रिवर में इसको लॉन्च किया गया है? हुगली रिवर। हुगली रिवर कहाँ है? कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। नेक्स्ट की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा हमारे लिए। UIDAI लॉन्चेज अ न्यू मोबाइल ऐप। जो हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड को एक तरह से रेगुलेट कौन करता है? जो भी इसके द्वारा UIDAI, डेट मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा सब कुछ क्या कोऑर्डिनेट किया जाता है, जो भी आधार की जितनी सारी सर्विसेज हैं। तो UIDAI के द्वारा एक नया एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? आधार फेस RD। आधार फेस RD इस मोबाइल ऐप का नाम है। ये आप इजीली प्ले स्टोर से अवेलेबल हो जाएगा। खास करके इसका टारगेट क्या रखा गया, इसका एम क्या है? फेस ऑथेंटिकेशन में हमको काफ़ी मदद करेगा। जैसे बहुत सारी जगह हम लोग आधार कार्ड को लिंक करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे OTP आता है। तो OTP के बजाय हम लोग डायरेक्ट फेस को स्कैन करके वहाँ पे उसको एक तरह से प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आधार कार्ड के साथ, या फिंगरप्रिंट्स में कुछ एरर आ गया है, या फिर क्या बोल सकते हैं एड्रेस चेंज करवाना, बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमको आधार सेंटर पे जाना होता था। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक प्रूफ के तौर पे हम अपने मोबाइल इस ऐप के जरिए हम लोग स्कैन कर सकते हैं चेहरा को, और वो क्या हो जाएगा, उस ऐप में स्टोर हो जाएगा और ईजिली उससे बहुत सारी चीज़ें एक्सेस हो पाएंगी। या फिर सरकार की बहुत सारी जो स्कीम आती हैं, गवर्नमेंट स्कीम आती हैं, उसमें भी इस फेस ऑथेंटिकेशन का यूज अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है, UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? आधार फेस RD। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑलराइट,
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये बेनिफिट्स यहाँ पे दिया गया है। इस फेस आरडी का बेनिफिट्स क्या है, जीवन प्रमाण पत्र जो भी स्कीम बनता है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन सारी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हम लोग फेस को आइडेंटिफाई इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। बेसिकली जिस तरह हम लोग सेल्फी लेते हैं, वहाँ पे इस ऐप में ये ऐप ओपन होगा और डायरेक्टली हम लोग इससे पिक्चर ले पाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जूट मार्क इंडिया, डेट मीन JMI। इसका एक लोगो लॉन्च हुआ है भारत सरकार के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली जो हमारे इंडिया में जितने तरह की जूट की जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, जूट का जो प्रोडक्ट्स बनता है, उसके लिए सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी पहले नहीं हुआ करता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की है, जूट से बनी हुई है, बट उस पर ना कोई उसका कुछ पता ही नहीं है कि वो किसके द्वारा बनाया गया है, किस कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका लाइफ स्पान क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर ये नहीं था तो उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था, लोगों के बीच वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाता था। तो हमारी भारत सरकार ने इसको क्या किया है, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एक तरह से दिया है और इसको लोगो को लॉन्च किया है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको एक नई पहचान मिलेगी। जो भी जूट का प्रोडक्ट्स हैं उस पर एक हॉल मार्क लगा रहेगा, एक QR कोड लगा रहेगा, जिससे हम लोग स्कैन करके ईजिली पता लगा सकेंगे कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ का बना हुआ है, किस एरिया का यूनिक है ये, और मतलब इसकी क्वालिटी क्या रहेगी, सारी तमाम तरह की जानकारी इस पे यहाँ पे मौजूद रहेगी। तो इसी के वजह से यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ से इसको पॉपुलर करने में इसको हेल्प करेगी। तो सर्टिफिकेशन इससे क्या होगा, डोमेस्टिक मार्केट में इसका एक तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा दूसरे इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में। ये जो जूट जो प्रोडक्शन है, जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स होता है, नेशनल जूट बोर्ड जो कि हमारा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर के तहत आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज बनेगा। नेक्स्ट की बात करें केरला और अहमदाबाद, टाइम्स मैगजीन एक्चुअली अमेरिका की एक मैगजीन है, उसके लिस्ट में वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस में 2 इंडिया का यहाँ पे शामिल किया गया। एक तरह से देखा जाए तो केरला हो गया और अहमदाबाद हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस बोल सकते हैं, यहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे केरला और अहमदाबाद को कितना में रखा गया है, 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन, जो हम लोग दर्शनीय स्थल होता है घूमने जाते हैं, तो टॉप 50 में इसको केरला और अहमदाबाद को रखा गया है। केरला के बारे में बताया जा रहा है कि इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल स्टेट्स है और यहाँ पे बहुत सारे बीचेज हैं, बैक वाटर्स हैं, और इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से केरला स्टेट को जाना जाता है। अहमदाबाद की बात करें तो यो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने वाला इंडिया का पहला एक तरह से सिटी बोल सकते हैं। और यहाँ पे दोनों तरह की चीज़ें, डेट मीन्स एंशियंट, जो प्राचीन काल की जितनी भी सारी विरासत है, बहुत सारी जो मोनूमेंट्स है, और जो कंटेम्प्रेरी इनोवेशंस, कंटेम्प्रेरी कहने का मतलब जो भी हाल में प्रेजेंट में है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, काफ़ी एडवांस तरीके का यूज करके यहाँ पे, तो दोनों तरह का एक अच्छा यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलता है। तो लोग भी यहाँ पे बड़ा जाते हैं यहाँ पे एक तरह से डेस्टिनेशन प्लेस के लिए। तो केरला और अहमदाबाद को टाइम्स मैगजीन ने वर्ल्ड्स के टॉप 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस में इसको रखा हुआ है। नेक्स्ट की बात करें, जो नैस्कॉम ने गूगल के साथ पार्टनर किया है फॉर डिजी वानी कॉल सेंटर को लेकर के। नैस्कॉम एक बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर की क्या कंपनी है एक तरह से, इसने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके क्या लॉन्च किया है, क्या बनाया है, डिजी वानी कॉल सेंटर। ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो जो महिला किसान है, वुमेन फार्मर्स हैं, उनको अपना कुछ बिजनेस स्केल अप करने में, बढ़ोतरी करने में उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस कॉल सेंटर के जरिए। तो एक बेसिकली कॉल सेंटर बनाया जाएगा, सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल होगी इस चीज़ को लेकर के। खास करके ये पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू किया गया है अभी 6 स्टेट में। शुरुआती दौर में इसको देखा जा रहा है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्य में इसको लॉन्च किया गया, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और झारखंड में इसको लॉन्च किया गया। नैस्कॉम के हाल में चेयरमैन कौन है, कृष्णन रामानुजम। इसके पहले कौन थी, रेखा मेनन इसके पहले थी। तो नैस्कॉम ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, गूगल के साथ। किस चीज़ को लॉन्च करने के लिए, किस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए, डिजी वानी कॉल सेंटर को। नेक्स्ट की बात करें, जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया है, एक फ्रेमवर्क सेटअप किया है राइट टू रिपेयर का। राइट टू रिपेयर काफ़ी चर्चा में बहुत दिन से है। राइट टू रिपेयर कहने का मतलब क्या होता है, एक तरह से मरम्मत करने का अधिकार। खास करके इसकी बात करें, कोई भी चीज़ हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदते हैं तो
तो यहाँ पे एक नाम से ही बहुत सारी बातें क्लियर हो जा रही है। राइट टू रिपेयर यानी मरम्मत का अधिकार, अब या फिर किसी को ठीक कराने का अधिकार। तो यहाँ पे किस चीज़ की मरम्मत की बेसिकली बात करी जा रही है, तो यहाँ पे जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, सपोज जैसे ये जैसे हम लोग कोई मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं या फिर किसी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो जैसे एमआई का कोई फ़ोन है या फिर बहुत महंगा कोई प्रोडक्ट्स है, अगर उसमें कुछ टूट फूट जाता है, उसका स्क्रीन टूट गया, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, हम लोग को जाना पड़ता है उसी के स्टोर में, एमआई के स्टोर में। एप्पल का कोई फ़ोन है तो एप्पल के ही स्टोर में जाना पड़ता है, और वो लोग मनमाने तरीके से पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे राइट टू रिपेयर अधिकार के तहत क्या होता है कि कस्टमर का यह डिमांड है या फिर हमारी सरकार का ये डिमांड है, जो भी बड़े बड़े जायंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो एक तरह से सर्कुलर जारी करे कि अगर बाय द वे हमारा ये प्रोडक्ट्स ख़राब होता है तो ये टेक्नोलॉजी से ये बन जाएगा, ये तरीका अपनाएंगे तो ये बन जाएगा। तो लोग इसी का डिमांड कर रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। अगर हमारा मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़राब होता है तो किसी लोकल या फिर आसपास के दुकान पे भी हम क्या इसको रिपेयर करवा सके, अगर वो पूरा लिस्ट रहेगा कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो यही एक राइट टू रिपेयर है। खास करके ये यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियंस में बहुत पहले से ये रिकग्नाइज कर लिया गया है, और वहाँ पे काफ़ी ये इफेक्टिव भी है। तो भारत सरकार भी इस पे लेकर के काफ़ी काम कर रही है, राइट टू रिपेयर को लेकर के। तो एक्चुअली इसका कमेटी बनाया गया है, और इस कमेटी को चेयर कौन करेगी, एक तरह से लीड चेयरमैन किसको बनाया गया है, निधि खरे जी को बनाया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की भी ये है। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा, राइट टू रिपेयर का एक कमेटी बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत। इसकी कमेटी को चेयर कौन करेंगे, जिनका नाम क्या होगा, निधि खरे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। नेक्स्ट की बात करें, जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है नर्चर डॉट फॉर्म एंड फ्यूचर जनरली के साथ किया है। तो यहाँ पे तीन एक तरह से ट्रायो है, एग्रीकल्चर टेक स्टार्टअप जिसका नाम क्या नर्चर फॉर्म है, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और फ्यूचर जनरली के साथ एक तरह से इन्होंने टाई अप किया हुआ है, ताकि अपने जो इंश्योरेंस सॉल्यूशंस है फार्मर तक को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके। तो बात करें तो इनका ये जो कंपनी है, जो नर्चर फॉर्म या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है, हाल ही में इसको एडाई से लाइसेंस प्राप्त हुआ है टू इनेबल नर्चर डॉट फॉर्म टू हेल्प फार्मर। खास करके किसानों को मदद करने के लिए, इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। तो तीन यहाँ पे कंबाइंड हुए हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, नर्चर फॉर्म डॉट फॉर्म और नर्चर फ्यूचर जनरली। नेक्स्ट की बात करें तो अग्निकुल कॉस्मोस, इन्होंने एक इनॉग्रेट किया है, एक फैक्ट्री का अनावरण किया गया है 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन्स के लिए। 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन्स के लिए अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा एक फैक्ट्री का निर्माण किया गया, एक तरह से अनावरण किया गया है। कहाँ पे एक तरह से बोला जाए तो ये चेन्नई बेस्ड होगा, चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टेक है जिसका नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस। इंडिया का पहला ऐसा रॉकेट फैसिलिटी होगा जो कि 3D प्रिंटेड ओरिएंटेड होगा रॉकेट इंजन्स को लेकर के। एक्चुअली ये आईआईटी मद्रास रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको अनवेल किया गया था, और वहाँ के जो एन चंद्रशेखरन जी हैं इनके द्वारा इनको अनवेल किया गया था। और इसके साथ साथ और भी कौन थे, टाटा सन्स के चेयरमैन थे, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी थे, यहाँ पे गेस्ट के तौर पे आए हुए थे इनॉग्रेशंस के टाइम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अग्निकुल कॉस्मोस ने अभी हाल ही में 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन्स की फैक्ट्री लॉन्च किया है, कहाँ पे, चेन्नई वेस्ट में यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की बात करें कि इन्फोसिस ने एक्वायर करे, इन्फोसिस जो हमारी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एक तरह से आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसने क्या किया है, एक डेनमार्क की कंपनी है जिसका नाम क्या है, बेस लाइफ साइंस, ये डेनमार्क की कंपनी है। इसको एक्वायर कर लेगा, अधिग्रहण कर लेगा, डेट मीन्स खरीद लेगा एक तरह से बोला जाए तो। 110 मिलियन यहाँ पे इन्हों खरीदने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इनकी जो एक तरह से डीलिंग है, इनका जो बिजनेस है काफ़ी एक्सपैंड करने जा रहा है। तो बेस लाइफ साइंस क्या है, एक तरह से कंसल्टिंग है, टेक फॉर्म कंपनी है। तो इन दोनों ने टाई अप करके एक तरह से इन्फोसिस ने इसको खरीद लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इनका एक तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ेगा और इनका बिजनेस यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी डेवलप होगा। तो ये वैल्यू याद रखना, 110 मिलियन एक तरह से यूरो बोल सकते हैं। और किसको खरीदने जा रहा है इन्फोसिस, बेस लाइफ साइंस को। नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो 7th एनिवर्सरी स्किल इंडिया मिशन, जो हमारा स्किल इंडिया मिशन है, उसकी 7वीं एनिवर्सरी को एक तरह से 15 जुलाई को यहाँ पे सेलिब्रेट करा गया है। हमारा स्किल इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें क्या किया गया था
कि जो हमारे यूथ हैं उनको एक सेट ऑफ स्किल से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जाए या अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ताकि उनको खुद से वो क्या एम्प्लॉयबल हो जाए, वो खुद रोजगार के साधन ढूंढ सके। तो स्किल इंडिया का यही एक इनिशिएटिव था जो कि 2015 में एक तरह से लॉन्च किया गया था। तो इसका 7 साल पूरा हो गया है 15 जुलाई को। नेक्स्ट की बात करें तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड हो गया है तारंगा हिल, अंबाजी और अम्बू, ये एक तरह से प्लेसेस के नाम है। तो ये एक न्यू रेल लाइन इसके बीच एक तरह से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये तारंगा एक तरह से गुजरात में है, गुजरात का जैन टेम्पल है, काफ़ी तीर्थ स्थल है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, गुजरात में है। अंबाजी भी एक तरह से बोला जाए तो टेम्पल है, वहाँ पे भी लोग घूमने जाते हैं। और अबू एक तरह से ये राजस्थान में आता है। तो गुजरात और राजस्थान के बीच एक तरह से रेलवे लाइन को कनेक्ट किया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि इसका लागत 2798.16 करोड़ के आसपास होगा। और इस तीनों के बीच का अगर डिस्टेंस की बात करें तो 116 लगभग 116 किलोमीटर के आसपास ही दूरी होगी। तारंगा, अंबाजी और अबू ये तीनों को रेल लाइन से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो काफ़ी इसमें एम्प्लॉयमेंट भी डेवलप होगा, 40 लाख मैंडेज की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है NIRF एक की रैंकिंग आई है जिसमें हमारा टॉप कॉलेजेज या यूनिवर्सिटी का लिस्ट आया है। तो ये जो 7वां एडिशन था NIRF, डैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और इस लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन रहा है ओवरऑल कैटेगरी में, हमारा जो IIT मद्रास है, ये ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया हुआ है। और देख लेते हैं इस लिस्ट में और कौन कौन है। सबसे टॉप पे तो IIT मद्रास है, सेकंड पे क्या है IIS जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है वो, थर्ड पे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, खड़गपुर, रुड़की एंड गुवाहाटी, फिर एम्स है, और 10th नंबर पे हमारा JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट की बात करें जो बिम्स्टेक है, इसकी एक एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग हाल ही में न्यू दिल्ली में और एक तरह से ऑर्गेनाइज हुई है। किस चीज़ को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। तो ये 2 दिन की मीटिंग थी बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप का, दिल्ली में हुआ है। तो साइबर सिक्योरिटी को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे इसका समाधान ढूंढा जाए और इसमें कैसे और बेहतर किया जा सके, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बिम्स्टेक का एक मीटिंग हुआ है न्यू दिल्ली में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट की बात करें स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। सोहिदुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश के एक क्रिकेट प्लेयर हैं, पेसर हैं, बॉलिंग करते हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया है डोपिंग ऑफेंस में। डोपिंग ऑफेंस अपराध को बोलते हैं। डोपिंग जो कोई केमिकल्स ले लिए या फिर कुछ ऐसा पिल्स गोली खा लिए जिसको एक एनर्जी जो कि बैन होता है स्पोर्ट्स के फील्ड में, वो उस तरह की चीज़ों को उन्होंने इनटेक किया है, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ICC एंटी डोपिंग कोड होता है, इसके जरिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।